नमस्कार दोस्तों, ज्ञान पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि इसका यूपीएसआरएल की जो नई वैकेंसी आई है, इसके लिए मैं कंप्लीट क्लासेस आपको डेली दिया करूँगा। तो आज ये हमारी पहली क्लास है, जिसमें मैं वो टॉपिक कवर करूँगा जो सभी वैकेंसीज के लिए कॉमन है। तो आइए देरी ना करते हुए हम लोग आगे स्लाइड पे चलते हैं। देखिए, ये भर्तियां आई हुई हैं यूपीएसआरएल में। जैसे कि आपने देखा कि टोटल ये जितने पोस्ट हैं ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हैं, और ये पोस्टें जितनी हैं वो ब्लॉक लेवल की पोस्टें हैं। ठीक है, ये ब्लॉक लेवल की है और ये पोस्टें डिस्ट्रिक्ट लेवल की हैं। इन दोनों को ही लेवल पे आपका एक सीबीटी एग्जाम होना है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होना है, सीबीटी। ठीक है, तो सीबीटी एग्जाम दो पार्ट में होगा। फर्स्ट आपका होगा जो आपकी कोर नॉलेज जो कॉमन है सबके लिए, और सेकंड होगा जो आपकी कोर नॉलेज है। तो सिलेबस मैंने डिटेल एक दूसरी वीडियो बनाई हुई है, उसमें आप देख लेना। आज हम लोग एक पहली क्लास लेंगे, फिर हम लोग आगे एक एक करके टॉपिक और भी देखेंगे। तो आज हमने जो टॉपिक लिया हुआ है वो लिया हुआ है जो बेसिक टॉपिक है। ये पार्ट 1 का देखिए, ये जनरल जो डोमेन में आएगा, इसमें जो 3rd नंबर पॉइंट है, आज हमने उसके लिए वीडियो बनाया हुआ है। इसका ये सिलेबस है, ये कंप्लीट सिलेबस है। और आज के मैंने जो वीडियो में मैंने सारे टॉपिक कवर करने की कोशिश की, और लास्ट में हमने आपको 25 एमसीक्यू क्वेश्चन भी रखे हुए हैं जो ये पूरे टॉपिक को कवर कर देंगे। तो दोस्तों, देरी ना करते हुए हम लोग एक एक टॉपिक पढ़ना चालू करते हैं। ये टॉपिक्स आपने चाहे बीएमएम के लिए अप्लाई किया हो, चाहे आपने डीएमएम के लिए अप्लाई किया हो, चाहे दोनों पद के लिए अप्लाई किया हो, अकाउंटेंट के लिए अप्लाई किया हो, ऑपरेटर के लिए अप्लाई किया हो, सबके लिए ये कॉमन है। जो पेपर 1 का जो टॉपिक है वो कॉमन है। तो ये टॉपिक कहीं पे भी आपको नहीं बताया जाएगा जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो इसलिए इस क्लास को बहुत ध्यान से समझिएगा, और कोई डाउट हो, क्वेश्चंस हो, आप कमेंट में क्वेश्चन लिख के पूछ सकते हो। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ठीक है, तो बेसिक क्वेश्चंस है एंड डे एनआरएलएम का फंडामेंटल फ्रेमवर्क, यानी कि आधारभूत ढांचा, यानी कि इसका ऑब्जेक्टिव। तो डे एनआरएलएम क्या है? तो डे एनआरएलएम भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट द्वारा संचालित एक प्रमुख ग्रामीण गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य गरीब परिवारों, विशेषकर महिलाओं को संगठित करके उनकी आय को बढ़ाना है और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। यानी कि ये जो डे एनआरएलएम है, ये विशेषकर किसके लिए है? महिलाओं के लिए। तो उनको संगठित करना है और उनकी आय को बढ़ाना है इसका उद्देश्य। ठीक है, तो ये आप पढ़ लीजिए और नोट्स बना लीजिए कि डे एनआरएलएम का क्या उद्देश्य है। तो डे एनआरएलएम का महिलाओं को संगठित करना, उनकी आय बढ़ाना, उनको आत्मनिर्भर बनाना, ये उसका उद्देश्य है। नेक्स्ट देखिए, डे एनआरएलएम के प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो डे एनआरएलएम के देखिए प्रमुख उद्देश्य क्या है। नंबर 1, गरीब परिवारों को एसएचजी में संगठित करना। एसएचजी अभी हम आगे देखेंगे, सेल्फ हेल्प ग्रुप। ठीक है, फुल फॉर्म इसको याद कर लीजिए, सेल्फ हेल्प ग्रुप। सेल्फ हेल्प ग्रुप। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, हिंदी में अगर बोलेंगे तो स्वयं सहायता समूह। ठीक है, एसएचजी का फुल फॉर्म क्या है? स्वयं सहायता समूह। यानी कि स्वयं आप अपनी सहायता कर रहे हैं। ठीक है, ये एसएचजी हो गया।
नंबर 2 है महिलाओं का सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण। नंबर 3 है स्वरोजगार और रोजगार के अवसर बढ़ाना। नंबर 4 है बैंक ऋण और वित्तीय सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करना। नंबर 5 है गरीबी को कम करना और आजीविका के साधनों को मजबूत करना। और नंबर 6 है कौशल विकास और उद्यमिता को बढ़ावा देना। तो ये डे एनआरएलएम के प्रमुख उद्देश्य हैं जिनको आप ध्यान से पढ़ लीजिए। ठीक है, ये सबसे पहला वाला जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। डे एनआरएलएम के मुख्य सिद्धांत क्या है? तो डे एनआरएलएम के मुख्य सिद्धांत की अगर बात करें तो गरीबों में भी क्षमता होती है, यानी कि उन्हें ऐसा परिवेश नहीं मिल पाता है कि वो आगे बढ़ पाए, लेकिन उनके अंदर क्षमता की कोई कमी नहीं होती। आप देखते हो ना, जितने आईएएस पीसीएस बहुत सारे बच्चे निकलते हैं गरीब परिवार से निकलते हैं। तो गरीबी का मतलब ये नहीं कि आपके अंदर बुद्धि का कौशल का कोई कमी है, बस आपके अंदर क्षमता है, लेकिन आपको सही तरीके से सही माहौल नहीं मिल पाता है। दूसरा, आगे बढ़ने के लिए आपके पास धन की कमी होती है। तो ये मुख्य सिद्धांत है। तो कोई गरीब दिखे तो इसका मतलब ये नहीं कि उसके अंदर क्षमता नहीं है, गरीबों में क्षमता होती है। यही एनआरएलएम का मुख्य उद्देश्य है। नंबर 2 क्या है? सामूहिकता से विकास संभव है। ठीक है, बचपन में आपने कहानी सुनी होगी ना कि लकड़ी के खट्टे किए और उसको तोड़ना मुश्किल हो गया, और एक एक लकड़ी थी तो उसको तोड़ना आसान था। तो ये डे एनआरएलएम भी इसी सिद्धांत पे कार्य करता है कि अगर सामूहिक रूप से हम लोग साथ में हैं तो विकास तभी हो सकता है, एक लोग का विकास संभव नहीं है। गरीबों को संस्थागत मंच प्रदान करना एक उद्देश्य इसका। वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना, यानी कि उनके अंदर फाइनेंशियल इंक्लूजन उनके अंदर एग्जीक्यूट करना। तो ये इसके मुख्य सिद्धांत हो गए डे एनआरएलएम के। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट हो तो बता दीजिएगा आपको। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए सेल्फ हेल्प ग्रुप का इंस्टीट्यूशन मॉडल। ठीक है, बहुत ध्यान से पढ़िएगा। एसएचजी क्या है? एसएचजी एसएचजी मैंने बताया था ना, स्वयं सहायता समूह। स्वयं सहायता समूह समान आर्थिक और सामाजिक स्थिति वाली महिलाओं का छोटा समूह होता है। ठीक है, एसएचजी में सदस्यों की संख्या, तो एसएचजी में सदस्यों की संख्या 10 से 20 महिलाएं होती हैं। ठीक, और जो हम लोग यूपी में काम करते हैं तो उसमें एसएचजी में 10 सदस्य होते हैं। ठीक है, 10 का हम लोग जनरली ग्रुप बनाते हैं। ठीक है, कहीं कहीं कुछ कुछ संख्या ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन एक आइडियल रूप से हम लोग 10 महिलाओं का समूह बनाते हैं। 10 महिलाओं के समूह में 3 पदाधिकारी होते हैं। ठीक है, कौन कौन होता है पदाधिकारी? अध्यक्ष, ठीक है, सचिव और कोषाध्यक्ष। ठीक है, अब ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको इंपॉर्टेंट मैंने लिख दिया, इसको नोट कर लीजिए और अपनी कॉपी में कहीं नोट कर लीजिएगा। एसएचजी की कार्य प्रणाली। एसएचजी की कार्य प्रणाली में ये देखिए, इनमें पंचसूत्र भी बोला जाता है। 5 चीजें हैं ना, इनको क्या बोला जाता है? पंचसूत्र। ठीक, इसमें देखिए क्या है? नंबर 1 नियमित बैठक, नंबर 2 नियमित बचत, नंबर 3 आंतरिक ऋण वितरण, नंबर 4 बैंक लिंकेज और नंबर 5 समूह निर्णय। ठीक है, ये काम एसएचजी के अंदर किए जाते हैं। तो इसको आप ध्यान से पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए, रट लीजिए। इसका एक क्वेश्चन जरूर आना है। ठीक है, नेक्स्ट आगे मैं बढ़ता हूं। एसएचजी का संस्थागत ढांचा देखिए क्या होता है। एसएचजी का संस्थागत ढांचा देखिए, देखिए
ये आप चित्र से ही समझ जाइएगा। देखिए SHG है, ठीक। सेल्फ हेल्प ग्रुप सबसे नीचे जो इकाई होती है, जिसमें मैंने बताया आपको कि 10 महिलाओं का 10 महिलाओं का समूह, ये आपका SHG है, ठीक है। उसके ऊपर क्या बनता है, VO, विलेज ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। VO में कई सारे SHG मिलके VO बनाते हैं। दस SHG मिल गए तो मान लीजिए एक ग्राम संगठन बन गया, ठीक है। VO, विलेज ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में क्या बोलते हैं, ग्राम संगठन। नोट करते जाइए जो मैं बता रहा हूं, इतना डिटेल में, इतनी गहराई में कोई नहीं पढ़ाएगा आपको। ग्राम संगठन, ठीक है, ये हो गया ग्राम संगठन। और अब देखिए नंबर तीसरा क्या है, क्लस्टर लेवल फेडरेशन, ठीक है। क्लस्टर लेवल फेडरेशन, जब कई सारे VO मिलके क्या बनाते हैं, CLF। क्लस्टर लेवल फेडरेशन बनाते हैं। इसको क्या बोलते हैं, संकुल स्तर संघ, हिंदी में अगर बोले तो क्या बोलते हैं, संकुल संकुल स्तरीय संघ, ठीक। ये बिल्कुल गांव लेवल पे होता है। आपका जो SHG होता है, ये आपका ये आपका गांव लेवल पे होता है, ठीक है, गांव लेवल पे। VO आपका ग्राम पंचायत लेवल पे, ये आपका ग्राम पंचायत लेवल पे होता है, जिसमें कई सारे गांव आ सकते हैं, ठीक है। और CLF होता है ब्लॉक लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे होता है। जनरली UPSRLM की जो अवधारणा है, वो एक ब्लॉक को 4 CLF में डिवाइड किया होता है। क्या किया होता है, डिवाइड किया होता है एक ब्लॉक को, एक ब्लॉक को 4 भागों में डिवाइड होता है, CLF1, CLF2, CLF3 और CLF4। एक जो आपका ब्लॉक है, जो पोस्ट आई ना ब्लॉक BMM, तो इन BMM को इन्हीं क्लस्टर की जिम्मेदारी दी जानी है। BMM1, BMM2, BMM3, BMM4। आप मेरी क्लास ले लीजिए, मैं बता रहा हूँ आपका सिलेक्शन निश्चित है, बस मैं इतना आपको गारंटी दे रहा हूँ।
आपको कहीं और कुछ जाने की जरूरत नहीं है। जो क्वेश्चन आने यहीं से आने और कहीं से नहीं आना है। और अभी हम ये तो कॉमन चीज पढ़ा रहा हूँ। अभी आप डिटेल में मैं एक एक सब्जेक्ट में जाऊंगा, एसएचजीएस की अपनी अलग से एक क्लास लूंगा पूरी डिटेल में। फिर आप देखिएगा, वीओ अपने आप में एक चैप्टर है। जो जो लोग डीएमएम एसएमसीबी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, है ना, एसआईएसडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उनके लिए ये सब डिटेल में जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, अभी तो ये कॉमन में पढ़ा रहा हूँ जो पेपर 1 में आना हुआ है। चलिए, यहाँ तक अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट में क्वेश्चन लिख के डाल देना। नेक्स्ट देखिए, और इस क्लास के अंत में मैंने आपको वादा किया है ना, आपको 25 एमसीक्यू को भी मैं क्वेश्चन दूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट इस टॉपिक से रिलेटेड होने वाले हैं। तो आप निश्चित है कि आप इसको आखिरी तक क्लास करिएगा। उस क्वेश्चन में आपको जरूर क्वेश्चन मिलने वाले हैं फाइनल जो आपका एग्जाम होगा। ठीक है, सज्जीस के देखिए लाभ जल्दी हम लोग देख लेते हैं। बचत की आदत विकसित होती है, महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़ता है, बैंक ऋण आसानी से मिलता है, आय सृजन गतिविधियों को बढ़ावा मिलता है। ठीक है, ये सज्जी से क्या हो गए, लाभ हो गए। नेक्स्ट देखिए, आपके सिलेबस में दिया हुआ है क्या, 73वां संविधान संशोधन। ठीक है, ये टॉपिक एक दिया हुआ 73वां संविधान संशोधन। तो आइए इसको देखते हैं। वर्ष 1992 में पारित हुआ ये, और 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ। ये तारीखें नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। पारित कब हुआ, 1992 में, और 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ। इस संशोधन द्वारा संविधान में भाग 9 जोड़ा गया। ठीक है, क्या है, अब देखिए क्या है संशोधन, क्या है, पंचायती राज की 3 स्तरीय व्यवस्थाएं हैं। कौन कौन सी 3 स्तर, जैसे हमने अभी वो पढ़ा ना, एसएचजीएस, वीओ और सीला, वैसे ही पंचायती राज ने क्या 3 स्तरीय व्यवस्था बनाई, ग्राम स्तर यानी कि ग्राम पंचायत स्तर पे, ब्लॉक स्तर जिसमें क्षेत्र पंचायत या पंचायत समिति होती है, और जिला स्तर, जिला स्तर। देखिए ये डायग्राम भी बना हुआ है। तो सबसे छोटी इकाई क्या है, ग्राम पंचायत स्तर, फिर क्षेत्र पंचायत स्तर यानी कि जो ब्लॉक स्तर होता है, और फिर जिला पंचायत। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट देखिए, क्या प्रमुख विशेषताएं इसकी 73वां संविधान संशोधन की, प्रत्येक 5 वर्ष में चुनाव होना है, महिलाओं के लिए कम से कम 33% आरक्षण होगा, एससी एसटी के लिए अलग से आरक्षण है, और राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा इसका चुनाव किया जाएगा। ठीक है, ये इसकी क्या हो गई, विशेषताएं हो गई। नेक्स्ट देखिए, ग्राम सभा की भूमिका, शक्तियां एवं कार्य। देखिए क्या है, सबसे पहले देख लेते हैं ग्राम सभा क्या होती है। ग्राम पंचायत क्षेत्र के सभी पंजीकृत मतदाताओं का समूह ग्राम सभा कहलाता है। ठीक है, अब ग्राम सभा की शक्तियां देखिए क्या है, ग्राम विकास योजनाओं को मंजूरी देना, पंचायतों के कार्यों की निगरानी करना, लाभार्थियों का चयन करना, सामाजिक लेखा परीक्षा करना, सोशल ऑडिट, और पंचायत को जवाबदेह बनाना। ऐसा ना हो कि पंचायत कोई काम ही ना कर रही है, उसकी देख रेख करने का काम किसका है, ग्राम सभा का। नेक्स्ट देखिए, ग्राम सभा का प्रमुख कार्य क्या है, ग्राम विकास योजना बनाना। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एसआईएसडी के लिए जो लोग अप्लाई किया होगा, इसका डिटेल में आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, जीपीडीपी बोलते हैं, जीपीडीपी, जो ग्राम पंचायत स्तर पर विलेज डेवलपमेंट प्लान बनाया जाता है। ठीक है, तो ये फुल फॉर्म भी धीरे धीरे आप याद करते रहिएगा। एक एक चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं पेपर की दृष्टि से। इस बार कंपटीशन बहुत अच्छा होने वाला है, तो इसलिए आप
एक एक चीज को बड़े ध्यान से पढ़िएगा। फिर दूसरा क्या कार्य है? सरकारी योजनाओं की समीक्षा। तीसरा है सार्वजनिक संसाधनों का संरक्षण करना, विकास कार्यों की निगरानी करना। ये सब किसके काम है? ग्राम सभा के कार्य है। तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है ग्राम सभा। कैमरा समझिए ग्राम सभा को, सीसीटीवी कैमरा है जो हर चीज देखने वाली है। ग्राम सभा का स्थानीय लोकतंत्र की सबसे महत्वपूर्ण इकाई है। वही जो मैंने आपको बताया, वही देखिए इसमें लिखा हुआ है। नेक्स्ट है सोशल ऑडिट। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, सामाजिक लेखा परीक्षा। अब देखिए क्या है सोशल ऑडिट, क्या है? तो क्या है? सरकारी योजनाओं के कार्यों, खर्च और लाभार्थियों की जनता द्वारा जांच को सोशल ऑडिट कहा जाता है। ठीक है, बिल्कुल देखिए पढ़ लीजिए, आपको खुद सब याद आ जाएगा। सोशल ऑडिट क्या है? सरकारी योजनाओं के कार्यों की, खर्च और लाभार्थियों की जनता द्वारा जांच। ठीक, उद्देश्य क्या है? समझ में आ गया, खुद ही पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। पारदर्शिता को बढ़ाना, भ्रष्टाचार को रोकना, जवाबदेही सुनिश्चित करना। ठीक है, नेक्स्ट। आज की क्लास में ये सारे टॉपिक आपके कवर होने वाले हैं। ठीक है, अब सोशल ऑडिट की क्या प्रक्रिया क्या होती है, देखिए स्टेप्स क्या होते हैं। तो पहला स्टेप क्या है? रिकॉर्ड एवं दस्तावेज एकत्रित करना। ठीक है, दूसरा स्टेप क्या है? लाभार्थियों और ग्रामीणों से सत्यापन करना, उनको देखना जाके, ग्रामीण सत्यापन करना जाके कि लाभार्थी हैं वो ठीक है कि नहीं है। स्थल निरीक्षण, कहाँ कोई योजना लगने जा रही है उसकी जगह की निरीक्षण करना। ठीक है, जन सुनवाई, पब्लिक हियरिंग करना, कोई दिक्कत होगी, कोई प्रॉब्लम हो गई तो वो जन सुनवाई भी में भाग कौन लेता है? सोशल ऑडिट द्वारा। रिपोर्ट तैयार करना और सुधारात्मक कार्रवाई करना, जो गलतियां होंगी उसको सुधार करना बहुत जरूरी है। तो सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए भी सोशल ऑडिट की प्रक्रिया करी जाती है। लाभ क्या है? मैंने बताया भी, आपने देखा भी है। पारदर्शिता बढ़ती है, जनता की भागीदारी बढ़ती है और योजनाओं की गुणवत्ता सुधरती है। जो भी स्कीम चल रही है उसकी गुणवत्ता सुधारने के लिए सोशल ऑडिट बहुत जरूरी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपके सिलेबस में टॉपिक है रूरल डेवलपमेंट के प्रमुख डिपार्टमेंट कौन है। ठीक है, तो आइए जल्दी जल्दी उसको पढ़ लेते हैं। ग्रामीण विकास में कई विभाग मिलकर कार्य करते हैं। ठीक है, अच्छा ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जब हम लोग डीएमएम थे तो उस टाइम पे सारे विभागों से मिलकर काम करना होता था। कन्वर्जेंस बहुत ही जरूरी होता है। कुछ स्कीम उनकी भी हमें एग्जीक्यूट करनी होती है और हमारी स्कीम में हमारी जो एसएचजीज की महिलाएं होती हैं वो भागीदारी बनती है जाके। तो देखिए कौन कौन से विभाग है रूरल डेवलपमेंट। अब देखिए रूरल डेवलपमेंट में क्या आता है? मनरेगा आता है, एनआरएलएम जिसका विज्ञापन आपका निकला हुआ है, यानी कि यूपीएसआरएलएम। ठीक है, उत्तर प्रदेश में हो गया तो यूपीएसआरएलएम हो गया। योजना का नाम नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन है। ठीक है, पीएम जी। तो ये तीनों हो गए आपके रूरल डेवलपमेंट के लिए। अब नेक्स्ट देखिए एग्रीकल्चर में कृषि विकास है, किसान प्रशिक्षण है, ये आते हैं। एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट देखिए पशुपालन विकास आता है, डेयरी विकास वाला आता है। ठीक है, जो पशुएं पालते हैं वो पशुपालन में आता है, दूध दूध का जो होता है वो डेयरी विकास में आता है। नेक्स्ट है हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट, इसमें क्या आता है? फल एवं सब्जी का उत्पादन आता है। आप देख लो ना, इसीलिए हर एक बीएमएम की अलग अलग पोस्ट भी निकली है। कहीं किसी में हॉर्टिकल्चर मांगा गया है, किसी क्वालिफिकेशन में, किसी में कुछ मांगा गया है। तो क्योंकि सभी विभागों से काम होता है तो अलग अलग फील्ड के लोग अलग अलग तरह से काम करते हैं। फिर नेक्स्ट है फिशरी डिपार्टमेंट जिसमें मत्स्य पालन होता है। पंचायती राज डिपार्टमेंट है, पंचायतों का संचालन होता है इसमें। वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में आंगनवाड़ी होता है, जो पोषण कार्यक्रम होता है वो किया जाता है। महिलाओं को लिए जो ना स्वास्थ्य के लिए कार्यक्रम किया जाता है। पोषण माह भी मनाया जाता है। अभी देखिए आने वाला आगे सितंबर में पोषण माह मनाया जाएगा।
ठीक है। हेल्थ डिपार्टमेंट, स्वास्थ्य की योजनाएं जो चलती हैं, टीकाकरण हो रहा है, कहीं फाइलेरिया फैला है मच्छरों का तो उसके लिए जागरूकता अभियान चलाना है, तो वो सब चलता है इसमें। फिर है एजुकेशन डिपार्टमेंट, एजुकेशन में प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा का विभाग आएगा। ठीक है। इसके अलावा सरकार की कुछ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलते हैं जो कौशल प्रशिक्षण में आते हैं, रोजगार सृजन करना। ठीक है, ये दोनों डिपार्टमेंट स्किल डेवलपमेंट में है। अब सुना होगा ना आपने, यूपीएसडीएम सुना होगा, उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन, है नहीं सुना? यूपीएसडीएम कितने लोगों ने सुना है? कमेंट में लिखिए। और एक चलती थी कौन सी, पीएमकेवीवाई, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। ठीक है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। नेक्स्ट देखिए, डिसेंट्रलाइजेशन क्या है? देखिए, जब शासन की शक्तियां केंद्र एवं या राज्य स्थानीय निकायों को दी जाती है तो इसे विकेंद्रीकरण कहते हैं। ठीक है, क्लास थोड़ी सी लंबी होगी लेकिन आज आपको ये सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे, आपको दोबारा नहीं पढ़ना होगा। मैंने बहुत मुश्किल से ये सब चीजें तैयार करी है। तो अगर लाइक ना किया वीडियो, आप लाइक जरूर कर दीजिए। आपको ऐसे सारे टॉपिक मैं तैयार करके दूंगा आपको, एक एक सब्जेक्ट के। उद्देश्य देखिए, जनता की भागीदारी बढ़ाना, स्थानीय समस्याओं का समाधान, प्रशासन को अधिक प्रभावी बनाना। ठीक है, ये क्या हो गए? इसके उद्देश्य हो गए। नेक्स्ट टॉपिक है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट क्या है? देखिए, स्थानीय स्तर पर जनता द्वारा चुनी गई संस्थाओं के माध्यम से शासन चलाना। स्थानीय स्तर पर जनता द्वारा चुनी गई संस्थाओं के माध्यम से शासन चलाना, ये क्या है? आपका लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है। प्रधान होते हैं ना गांव में, तो वो कोई वैसे तो नहीं चुने होते ना, आप लोकल गांव पे ही चुने जाते हैं। ठीक है, लेकिन गांव के लिए जितनी भी समस्याओं को समाधान जो है वो करते हैं। तो यही है आपका लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। नेक्स्ट देखिए, ग्राम पंचायत है, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन संस्थाएं। देखिए कौन सी है? ग्राम पंचायत है, क्षेत्र पंचायत होती है, जिला पंचायत होती है। ठीक है, अगर शहरी क्षेत्र की बात करें तो नगर पंचायत है, नगर पालिका है, नगर निगम है। लाभ क्या है इससे? लोकतंत्र मजबूत होता है, निर्णय तेजी से होते हैं। भाई नीचे लेवल पे भी कोई चेक करने वाला है, उसके ऊपर भी चेक करने वाला है, तो जल्दी जल्दी चीजें निगरानी होती है और काम भी तेजी से होता है। स्थानीय जरूरतों के अनुसार विकास होता है, जनता की भागीदारी बढ़ती है। तो ये सब इसके क्या हो गए? लाभ हो गए। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए यूपीएसआरएलएम परीक्षा हेतु प्रमुख तथ्य, जो एक लाइन में आपको याद करना है। ये डे एनआरएलएम का शुभारंभ कब हुआ? 2011 में हुआ था। ठीक है, 24 अप्रैल 1993 को क्या हुआ था? 73वां संविधान संशोधन लागू हुआ था। ग्राम सभा क्या है? सभी पंजीकृत मतदाताओं का समूह है। ठीक है, एसएचजी में कितने लोग होते हैं? 10 से 20 महिलाओं का लोग होते हैं। ठीक है, यूपी में कितने होते हैं? 10 से प्लस महिलाएं होती हैं, लेकिन जनरली अगर 20 होते हैं तो हम लोग एक दूसरा एसएचजी बना देते हैं। ठीक है, ये सरकार का टारगेट ही पूरा करना है, तो बजाय एक के हम 2 समूह बना देंगे, ज्यादा अच्छी तरीके से काम होगा। ठीक है, सोशल ऑडिट क्या है? जनता द्वारा योजनाओं की जांच है। पंचायती राज क्या है? ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत मिलकर पंचायती राज बनता है। डीएनआरएल का मुख्य लक्ष्य क्या है? ये जरूर याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, गरीबी उन्मूलन एवं महिला सशक्तिकरण। और यूपीएसआरएलएम क्या है? डीएनआरएलएम का उत्तर प्रदेश में क्रियान्वयन करने वाला मिशन है। ठीक है, नेक्स्ट, अब जो मैंने आपसे बोला था 25 में एमसीक्यू क्वेश्चन भी इसके टॉपिक के यही दूंगा, तो वो आपको मैंने यही लास्ट में दे रखे हैं आपको। जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं इसको भी, लगभग आधे घंटे की क्लास हो गई है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है? डीएनआरएलएम का पूर्ण रूप क्या है? पूर्ण रूप मतलब अब हिंदी में ऐसे ही लिखा रहेगा, कंफ्यूज मत होइएगा। पूर्ण रूप मतलब फुल फॉर्म पूछ रहा है आपसे।
ठीक है, पूर्ण रूप क्या पूछ रहा है, फुल फॉर्म। अब देखिए किसमें कई सारे ऑप्शन दिए हुए हैं ना, देखिए तो उसका सही ऑप्शन क्या है, पहला दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, ये आपका सही जवाब है। अब देखिए उससे मिलते जुलते कई सारे दिए रखे हैं, आप कंफ्यूज मत होइएगा। डेवलपमेंट एंड नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, दीनदयाल नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मैनेजमेंट, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। नेक्स्ट देखिए, डे एनआरएलएम किस मंत्रालय द्वारा संचालित है। देखिए ऑप्शन क्या दिए, कृषि मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय, वित्त मंत्रालय। तो सही जवाब क्या है, बी। मैंने आपको बताया था अभी कि ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा डे एनआरएलएम संचालित है। नेक्स्ट, डे एनआरएलएम का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन देखिए क्या क्या है, शहरी विकास, ग्रामीण सड़क का निर्माण, ग्रामीण गरीब परिवारों की आजीविका में सुधार, औद्योगिक विकास। तो आप देखो पढ़ के ही समझ में आ रहा है कि ग्रामीण योजना की बात कर रहे हैं, तो क्या सही आंसर है, ग्रामीण गरीब परिवारों की आजीविका में सुधार। ठीक है, याद हो गया ना। नेक्स्ट पढ़िए, फिर देखिए क्वेश्चन रिपीट है, एसएचजी का पूर्ण रूप क्या है। तो ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, पिछले बार भी कई बार पूछा गया है, तो इसलिए मैंने भी इसको रिपीट किया हुआ है ताकि आप इसको इंग्लिश में हिंदी में याद कर लीजिए। स्वयं सहायता समूह और इंग्लिश में सेल्फ हेल्प ग्रुप पहला, ठीक है। नेक्स्ट, एसएचजी में कितने समानता सदस्य होते हैं, आप देखो पढ़ते ही समझ में आने लगा होगा, ठीक है, तो 10 से 20 सदस्य, ठीक है। नेक्स्ट, एसएचजी का सबसे महत्वपूर्ण आधार क्या है। ऑप्शन ए दिया है अनुदान, दूसरा है नियमित बचत, तीसरा है सरकारी नौकरी, डी है चुनाव। तो सही आंसर क्या है, नियमित बचत करना। समूह में जो महिलाएं होती हैं वो 10-10 रुपए जोड़ती हैं आपस में साप्ताहिक, और वो बचत करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट, एसएचजी के ऊपर का पहला सामुदायिक संस्थान कौन सा है। तो मैंने आपको पढ़ाया था ना, एसएचजी, एसएचजी से मिलकर क्या बना, वीओ, वीओ से बनके क्या बना, सीएलएफ। ठीक, तो क्या पूछ रहा है, एसएचजी के ऊपर का पहला सामुदायिक स्तर कौन सा है। तो एसएचजी की बात क्या है, वीओ, तो बी ऑप्शन सही है। वीओ को फुल फॉर्म ग्राम संगठन, ठीक। क्वेश्चन पूछ भी लिया गया है, वीओ का पूर्ण रूप क्या है अभी मैंने बताया ना। अब इंग्लिश में देखो दिए हुए हैं सारे क्वेश्चंस, हिंदी में इंग्लिश में दोनों में याद करने होंगे आपको। तो पहला ऑप्शन विलेज ऑर्गेनाइजेशन, यही सही है। दूसरा देखो क्या दिया, विलेज ऑफिस, गलत है। विलेज ऑफिसर, ये भी गलत है। वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन, ये भी गलत है। तो विलेज ऑर्गेनाइजेशन और फुल फॉर्म है इंग्लिश में वीओ का, ग्राम हिंदी में आएगा तो ग्राम सभा, ठीक है, हिंदी में ग्राम सभा। नेक्स्ट देखिए, एसएचजी वीओ, फिर क्या आएगा आगे, ये देखिए फिल इन द ब्लैंक में देखिए आगे, नेक्स्ट क्या है, सीएलएफ। तो क्या आंसर हो गया सही, सी, सी। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, सीएलएफ का पूर्ण रूप क्या है। देखिए आप लोग ये फुल फॉर्म जरूर याद कर लीजिएगा, इन्हीं में क्वेश्चन आना, क्योंकि डिटेल में तो चीजें बाद में आएंगी, जिनका थीमेटिक है, ये कॉमन जो पेपर है इसमें फुल फॉर्म वगैरह बहुत पूछे जाते हैं। तो मैंने आपको बताया क्लस्टर लेवल फेडरेशन, सीएलएफ का फुल फॉर्म क्या है, क्लस्टर लेवल फेडरेशन, हिंदी में संकुल स्तरीय संघ, ठीक। 11वां क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला। ठीक है, तो आपने पढ़ा ही हुआ 73वां संशोधन, तो सी आंसर इसका सही है। 73वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ था, तो इसका सही है 24 अप्रैल 1993, ठीक, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देखिए, पंचायती राज प्रणाली में कितने स्तरों की है। तो आपको पता है पंचायती राज प्रणाली 3 स्तरों की है, ठीक। नेक्स्ट, पंचायती पंचायत का सबसे निचला स्तर कौन सा है। तो आपको पता है कि सबसे निचला स्तर क्या होता है, ग्राम पंचायत, ठीक।
सी आंसर इसका सही है। पंचायत का सर्वोच्च ग्रामीण स्तर कौन सा है? तो आपको पता है, जिला पंचायत। ठीक, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, फिर क्या है, जिला पंचायत। सबसे ऊपर क्या हो गया, जिला पंचायत। नेक्स्ट देखिए, ग्राम सभा किससे मिलकर बनी है? तो ग्राम सभा आपने पढ़ा है पहले, सभी पंजीकृत मतदाता। नेक्स्ट देखिए, ग्राम सभा को स्थानीय लोकतंत्र की कहा जाता है। नंबर ए आत्मा, नंबर बी सरकार, नंबर सी शक्ति, नंबर डी समिति। तो क्या कहा जाता है, ग्राम सभा की लोकतंत्र की आत्मा कहा जाता है। तो ए आंसर सही है इसका। ठीक है, ग्राम सभा का कौन सा कार्य है? संसद बनाना, लाभार्थी के चयन, राज्यपाल की नियुक्ति करना, न्यायालय चलाना। तो इसका सही आंसर है लाभार्थियों का चयन करना। तो बी आंसर सही है इसका। नेक्स्ट देखिए, सोशल ऑडिट का उद्देश्य क्या है? टैक्स वसूली, पारदर्शिता एवं जवाबदेही, चुनाव कराना, बैंक ऋण देना। तो इसका सही जवाब है पारदर्शिता एवं जवाबदेही। ठीक है, बी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट देखिए, सोशल ऑडिट में अंतिम चरण क्या होता है? बचत, बैठक, रिपोर्ट एवं सुधारात्मक कार्रवाई, और डी चुनाव। तो इसका सही आंसर क्या, आखिरी में क्या सबसे क्या आता है, रिपोर्ट होता है, उसके बाद क्या होता है, सुधार किया जाता है। तो सी हो गया, रिपोर्ट एवं सुधारात्मक कार्रवाई करना। नेक्स्ट देखिए, सोशल ऑडिट में जनता के समक्ष खुली बैठक को क्या कहा जाता है? तो इसका सही है जन सुनवाई, सी आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ग्रामीण विकास विभाग का प्रमुख कार्यक्रम कौन सा है? तो सबसे प्रमुख कार्यक्रम कौन है, एनआरएलएम, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। नेक्स्ट देखिए, यूपीएसआरएलएम किस राज्य में कार्यरत है? तो आपको पता है, उत्तर प्रदेश में यूपीएसआरएलएम चलता है। ठीक है, बिहार में जीविका चलता है। ठीक है, ऐसी अलग अलग जगह, एमपी में एमपीएसआरएलएम चलता है। तो अलग अलग जगह अलग अलग चलते हैं। तो यूपीएसआरएलएम यूपी में। नेक्स्ट देखिए, डिसेंट्रलाइजेशन का अर्थ होता है शक्ति का केंद्रीकरण। ए है ऑप्शन, बी है शक्ति का स्थानीय स्तर पर हस्तांतरण, सी है चुनाव कराना, डी है कानून बनाना। तो इसका सही आंसर है बी, शक्ति का स्थानीय स्तर पर हस्तांतरण। नेक्स्ट देखिए, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का उदाहरण कौन सा है? संसद, विधानसभा, ग्राम पंचायत, वो डी है सुप्रीम कोर्ट। इसका सही आंसर है ग्राम पंचायत। ठीक है, तो आज के लिए आपने 25 एमसीक्यू कर लिए और ये टॉपिक आपने कवर कर लिया। कोई डाउट हो आप कमेंट में क्वेश्चन लिख के डाल देना। ठीक है, मैं जरूर जवाब दूंगा उसका। आज के लिए टॉपिक कवर हो गया, आपको इसमें से ये सारे टॉपिक्स में से क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। तो धन्यवाद। अगर आपने चैनल लाइक ना किया हो, लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ेंगे। थैंक यू।